हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पेडागोजी और पेडागोजिकल एनालिसिस होता क्या है। इससे पहले हम पेडागोजी क्या होती है, मीनिंग, डेफिनेशन और उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसको डिस्कस कर चुके हैं हम डिटेल में। आज हम उसी पेडागोजी को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है या क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। देखिए, पेडागोजी हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस कि होता क्या है। अगर एक लाइन में हम डिफाइन करें तो आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, जो कि हमें बताती है कि कैसे पढ़ाना है। कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इसको इन्फ्लुएंस करेंगे। सबसे पहला आ जाता है कॉम्पिटेंस ऑफ द इंस्ट्रक्टर। अगर हम टीचिंग के फील्ड की बात करें तो इंस्ट्रक्टर हम किसको मान के चल सकते हैं, टीचर को। ठीक है, क्योंकि टीचर ही जो है वो इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस बच्चों को देंगे। वो कॉम्पिटेंट हैं या नहीं, बेसिकली वो एक अच्छे टीचर हैं या नहीं, उनमें वो क्वालिटीज हैं या नहीं, जो हम ऑलरेडी क्वालिटीज भी हम एक अच्छे टीचर की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कॉम्पिटेंस जो है वो टीचर की किसको अफेक्ट करेगी, पेडागोजी को, कि टीचर जो है वो किस तरीके से समझाना चाह रहा है, एक्सपर्टीज उसमें टीचर की है या नहीं उस सब्जेक्ट में जो वो पढ़ा रहे हैं। इंस्ट्रक्टर या जो टीचर है उनकी कॉम्पिटेंस जो है वो पेडागोजी को इन्फ्लुएंस करेगी। लर्निंग स्टाइल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को किस तरीके से समझ आता है। ठीक है, वो चीज किसको अफेक्ट करेगी, पेडागोजी को अफेक्ट करेगी, क्योंकि हो सकता है टीचर बहुत कॉम्पिटेंट हो और बहुत जो है वो कई चीजों का यूज करके, चाहे वो विजुअल एड्स हो या ऑडियो एड्स हो, ऑडियो विजुअल, तो सबको मिक्सअप करके चार्ट का यूज करके अच्छे से समझाना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चों का लर्निंग स्टाइल शायद वो नहीं है। उसके हिसाब से फिर टीचर को बच्चों के लर्निंग स्टाइल के हिसाब से पेडागोजी को चेंज करना पड़ेगा। वही क्या है कि स्टूडेंट्स का जो लर्निंग स्टाइल है वो भी इन्फ्लुएंस करेगा पेडागोजी को। फील्ड ऑफ स्टडी, आप किस फील्ड में पढ़ रहे हैं, अब आपको हिंदी पढ़ाई जा रही है या आप साइंस पढ़ रहे हैं या मैथ्स पढ़ रहे हैं। हर एक फील्ड जो स्टडी हो, जो भी जिस चीज में भी आप पढ़ रहे हैं जिस चीज को, उनकी पेडागोजी अलग अलग होगी। वो पेडागोजी को अफेक्ट करेगा जो भी आपका फील्ड ऑफ स्टडी होगा वो। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं हैं, या कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ये सारी चीजें भी पेडागोजी को इन्फ्लुएंस करेंगी। हो सकता है टीचर जो है वो इतना कॉम्पिटेंट है कि उन्होंने बहुत से जो है रिसोर्सेज की हेल्प से समझाने का सोचा हो, लेकिन वो रिसोर्सेज स्कूल में अवेलेबल ही नहीं है। राइट, अवेलेबिलिटी जो है, फिर टीचर को वो जो अपना स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है पढ़ाने का वो चेंज करना पड़ेगा। बेसिकली उनको अपना तरीका, अपनी पेडागोजी चेंज करनी पड़ेगी। अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत इफेक्ट करती है पेडागोजी को। एजुकेशन सिस्टम, किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि जैसे ही बोर्ड चेंज होता है, मान लीजिए आप किसी स्टेट बोर्ड में हैं या सीबीएसई में हैं या आईसीएसई में, वो बोर्ड जो है, ये जो उनका एजुकेशन सिस्टम है वो भी किसको इन्फ्लुएंस करेगा, पेडागोजी को इन्फ्लुएंस करेगा। ये मेजर पॉइंट्स हैं, इनके अंदर जो है सब पॉइंट्स अगर आप बनाना चाहें तो छोटे छोटे और भी बहुत सारे सब पॉइंट्स बन जाएंगे अगर आप थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप जो है ऑब्जेक्टिव या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको मेजर तौर से ये दिमाग में ये रख के चलना है फिलहाल, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कि आप एक टीचर हैं और आपको जो है क्या क्या चीजें आपके पढ़ाने के तरीके को या आपकी पेडागोजी को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। वो सारे के सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस की। जैसे कि वर्ड है दो, पेडागोजी और एनालिसिस। हम ये बोल सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ एनालिसिस बेस्ड ऑन पेडागोजी, यानी आप एनालाइज कर रहे हैं किसी चीज को, लेकिन किसके बेस पे, पेडागोजी के बेस पे। और अगर अच्छे से बोले तो लॉजिकल एंड सिस्टमैटिकल ब्रेकडाउन ऑफ करिकुलम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पेडागोग फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिव ट्रांजैक्शन। कंक्लूजन क्या है इस बात का, कि आपने क्या करना है कि जो चीज आप पढ़ाने वाले हैं, बीइंग अ टीचर, आपको एक टॉपिक मिला है, मान लीजिए आप साइंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपका टॉपिक है, आप उसको लॉजिकली और सिस्टमैटिकली एक ब्रेक डाउन करेंगे उस टॉपिक को सब यूनिट्स में, कि आपने कैसे पढ़ाना है। क्या ये इतना बड़ा टॉपिक है कि ये एक पीरियड से ज्यादा लेगा, तो आपको वो पीरियड इंक्रीज करने पड़ेंगे कि आप जो है 2-3 लेक्चर में इसको कंप्लीट करवाएंगे। वो एक लॉजिकली होना चाहिए। और सिस्टमैटिकली क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि आप ये तो नहीं कर सकते ना कि आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो है, जो एडवांस टॉपिक है वो पहले पढ़ा दें और बेसिक्स पे बाद में जाएं। राइट, तो आपको एक सिस्टमैटिक वे में जो है वो चलना पड़ेगा, एक सिस्टमैटिक वे में स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ेगा।
पेडागोजिकल एनालिसिस यही है कि आप किस तरीके से आपका जो लेक्चर है, आपका जो टॉपिक है, उसको लॉजिकली और सिस्टमेटिकली पॉइंट्स में ब्रेक करेंगे कि पहले ये पढ़ाया जाएगा, उसके बाद ये, तो वो जो आप पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना उसको, वही क्या है, पेडागोजिकल एनालिसिस है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक तरीके से हो जाएगा कि इट इज सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज इन वेरियस इंस्ट्रक्शनल सिचुएशंस टू एक्सेस द लेवल ऑफ एक्चुअल टीचिंग एट द एंड। सो बेसिकली हमें बच्चे को अच्छे से समझाना है, एक जो लेवल है एक्चुअल टीचिंग का उसको गेन करना है, और ये कैसे होगा, जब आप अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजीज जो हैं वो अपनाएंगे। पहले आप ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे कि आप चाहते क्या है कि ये टॉपिक जब आप पढ़ाएं तो उसकी डिलीवरी के बाद बच्चों को क्या क्या गेन होगा। जैसे आप बीएड में लेसन प्लान बनाते हैं, वो क्या है, एक तरीके से पेडागोजिकल एनालिसिस है कि आप उसको डिवाइड कर रहे हैं लेसन प्लान को। पहले आप ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करते हैं, फिर आप इंट्रोडक्शन या अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक करते हैं, या फिर उससे पहले आप पीके टेस्टिंग भी करते हैं, यानी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। तो वो जो आपने पॉइंट्स में डिवाइड किया है ना, वही क्या है, पेडागोजिकल एनालिसिस है। और वो ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे फिर आप क्या है, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि किस तरीके से समझाया जा सकता है ताकि ये ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हो जाए। यही क्या है हमारा पेडागोजिकल एनालिसिस, यानी कि द एनालिसिस ऑफ अ गिवन कंटेंट। कोई भी कंटेंट हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, चाहे आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, साइंस, संस्कृत, उर्दू, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, सो वो एक कंटेंट जो है उसको आप एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब वो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। हमें बेसिकली क्या करना है कि पेडागोजिकल जो है कि स्पिरिट ऑफ साइंस ऑफ टीचिंग जो है पेडागोजी, उसको बेसिस मानते हुए उस टॉपिक को एनालाइज करना है, और वही क्या हो गया, पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द कंटेंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कुछ समझ ना आया हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें जरूरत क्यों है पेडागोजिकल एनालिसिस की। अब आप एक छोटे से एग्जांपल से समझिए, आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में क्या जरूरत है, और फिर आप जो है बहुत सारे पॉइंट्स उसमें बना के सोच सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अगर आपको ये है कि एक साल में 500 लड्डू खाने हैं, ठीक है, अब वो लड्डू जो है, एक तो है कि आप एक दिन में ही बैठ के फिनिश कर दें, एक है कि आपकी मम्मी क्या कर रहे हैं कि पर्टिकुलरली उनको पता है कि एक दिन में 2 दिन है, या आपने वर्कआउट ज्यादा किया है तो एक्स्ट्रा दे दिया, या तो वो क्या है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया कि आपको पूरे साल में फिनिश करने हैं वो एक दिन में। ये नहीं है कि आपने पूरा साल जो है वो लड्डू नहीं खाए और लास्ट डे आप जो है फिनिश करना चाह रहे हैं कि खराब ना हो जाए, राइट। वैसे ही क्या है, आपका एग्जाम होता है कि आप जो है, आपका जो सिलेबस है कि आप उसको पार्ट्स में पढ़ेंगे। ये नहीं होगा कि आप एक ही दिन पढ़ लेंगे, ठीक है, एक ही दिन पढ़ेंगे तो आप वो उतना बेनिफिशियली या इफेक्टिवली उसको गेन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है पेडागोजिकल एनालिसिस की, कि आप जो है उसको सिस्टमेटिकली सिलेबस को डिवाइड करके और धीरे धीरे करके आप उसको पीरियड्स में डिवाइड कर रहे हैं, लेक्चर्स अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, और तब आपको पढ़ाया जा रहा है वो। जैसे कि आपकी मम्मी क्या कर रहे हैं कि उन लड्डुओं को आपको टाइम टू टाइम दे रहे हैं। उनको पता है कि आज जो है सुबह उठने के बाद दूध के साथ एक लड्डू देना है, या शाम को सोते टाइम दिया जा सकता है। सो वही चीज क्या कर रहे हैं आपके टीचर कर रहे हैं आपके सिलेबस को लेके, कि वो सिलेबस को एक दिन में तो नहीं पढ़ा देते, लेक्चर वाइज पूरा साल पढ़ाते हैं। वो अलग बात है कि हम कभी कभी बिल्कुल लास्ट में जाके पढ़ते हैं, राइट। सो पेडागोजिकल एनालिसिस में क्या करते हैं आप, वही प्रॉपर अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजीज आप सिलेक्ट करेंगे, ताकि अगर आपका किसी पॉइंट पे जाके कुछ गड़बड़ भी हो गई, मान लीजिए आपका पेट खराब हो गया जो है किसी दिन लड्डू खा के, सो वो गैप दिया जा सकता है वहां पे, ठीक है, क्योंकि एक आपके पास वैसे भी लिमिटेड चीजें हैं और आप उनको बाद में भी कवर अप कर सकते हैं उन लड्डुओं को। सेम यहाँ है कि अगर आपने जो है टीचर ने क्या किया, पढ़ा दिया, बट कोई पॉइंट बीच में से आपको समझ नहीं आया कोई पार्ट, सो टीचर क्या करेंगे, उस पार्ट को रिव्यू करके कि आपको क्या समझ नहीं आया और किस तरीके से समझ आ सकता है, वो आपको फिर से समझा सकते हैं। अगर आपने जो है कॉन्टिन्यूटी में ही, आप कॉन्टिन्यूटी नहीं है आपके सिलेबस में या टीचर की पेडागोजी में, तो आपको बेटर तरीके से नहीं समझ आएगा। सो हमें क्या करना है, एक बेटर सिलेक्शन जो है ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज का इसमें हो जाता है, जिसकी हमें जरूरत है एक अच्छी टीचिंग के लिए, ठीक है जी। इट इज नीडेड फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव विजन ऑफ द रिक्वायर्ड टास्क, स्ट्रेटजीज फॉर रियलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक गोल्स, फैसिलिटेट्स इफेक्टिव टीचिंग। सो इफेक्टिव टीचिंग के लिए जरूरत है पेडागोजिकल एनालिसिस की, ताकि बेटर तरीके से वो डिवाइड हो सिलेबस, और बेटर तरीके से आप उसको, आपकी जो कैचिंग पावर है वो बेटर बन सके, कि आपको डेली थोड़ा थोड़ा करके समझाया जा रहा है और क्वांटिटी में समझाया जा रहा है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन हमें देखने को मिलता है जब हम पेडागोजिकल एनालिसिस करते हैं।
पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफर्स कनेक्टिविटी। ऑब्वियसली एक चीज को दूसरे से कनेक्ट करके आप समझेंगे। अगर आपने जो है 2-4 लेक्चर बीच में मिस कर दिए तो आपको कनेक्ट नहीं हो पाएगा। सो आपको वो कनेक्टिविटी जो है वो मेंटेन रखनी है टीचर को भी, एक जब आप पेडागोजिकल एनालिसिस करते हैं। सो जब आप पेडागोजिकल एनालिसिस करेंगे सो उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि आप कंटिन्यूटी में चीजों को करवा रहे हैं, यानी एक चीज को दूसरी से कनेक्ट करके समझा रहे हैं। जो प्रीवियस नॉलेज है स्टूडेंट की उसको यूज किया जा रहा है वो टॉपिक उसको क्लियर करने के लिए। सो ऑफर्स कनेक्टिविटी, यानी कनेक्ट करते हैं वो टॉपिक्स को एक दूसरे से जब आप पेडागोजिकली एनालाइज करते हैं किसी भी कंटेंट को या किसी भी टॉपिक को। सो ये जो है किसके लिए जरूर, स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हो गया और टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल हो गया कि टीचर्स बेटर तरीके से समझा पाएंगे स्ट्रेटेजीज का यूज करके और स्टूडेंट्स को भी बेटर तरीके से समझ आएगा। इसीलिए पेडागोजिकल एनालिसिस जरूरी है। इट इन्वॉल्व्स वेरियस लॉजिकल स्टेप्स टू अराइव एट लॉजिकल इन्फरेंस, यानी कि आप लॉजिकली जो है डिवाइड कर रहे हैं चीजों को, तभी तो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं सब चीजों को प्रीवियस नॉलेज से। सो वो एक लॉजिकल बिहेवियर जो है वो स्टूडेंट्स में भी डेवलप होगा उसके बाद, ठीक है। सो पेडागोजिकल एनालिसिस जो है वो रैशनल बिहेवियर डेवलप करने के लिए भी जरूरी है। It helps the students to understand the concept, principles and phenomena in a better way. So जो कंप्लीट टॉपिक आप समझाना चाह रहे हैं, चाहे वो कोई भी कॉन्सेप्ट है, सो वो बेटर तरीके से समझ आएगा अगर जो है पेडागोजिकली एनालाइज किया गया होगा तो स्टूडेंट्स जो है उसको, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर होगी। कंक्लूसिवली अगर हम एक लाइन में बोले तो पेडागोजिकल एनालिसिस से टीचिंग इफेक्टिव होती है और बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है, रैशनल बिहेवियर है, लॉजिकल रीजनिंग है वो इंक्रीज होती है अगर आप पेडागोजिकली एनालाइज करके किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं स्टेजेस की। सो जब आप लॉजिकली डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज को तो स्टेप्स भी होंगे पर्टिकुलरली, ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यूटी में स्टेप्स ना हो। तो उन स्टेप्स में हम बात कर लेते हैं। पहला है आप जो कंटेंट है आपका उसको सिलेक्टेड यूनिट्स, जो भी आपकी सिलेक्टेड यूनिट है उसको सब यूनिट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर आपको अब जैसे ये है जो मैं पेडागोजिकल एनालिसिस आपको पढ़ा रही हूँ, तो एक सब यूनिट मैंने इसके पार्ट्स बनाए कि मुझे पहले जो है पेडागोजिकल एनालिसिस की डेफिनेशन समझानी, उसका मतलब समझाना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, नीड समझानी। तो वो क्या हो गया, ये जो डेफिनेशन है, नीड है या स्टेप्स है, फर्दर स्टेजेस हैं, तो ये क्या हो गए, कंटेंट को मैंने क्या किया, सिलेक्टेड सब यूनिट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। यानी कि मैंने एक पेडागोजिकल एनालिसिस टॉपिक था उसको 3 जो है सब यूनिट्स में डिवाइड कर लिया और फिर अरेंज किया सिलेक्टेड सब यूनिट्स को इनटू अ नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पीरियड्स। अगर मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, चलिए ये मैं यूट्यूब पे बना रही हूँ, सो यूट्यूब पे मान लीजिए कोई बड़ा टॉपिक है और मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा और शायद एक पूरे टॉपिक में बहुत लंबी वीडियो बना के समझ भी ना आए। सो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं पार्ट में समझा सकती हूँ। जैसे हमने जो लास्ट टॉपिक्स एजुकेशनल मैनेजमेंट का कवर किया था कंप्लीट सीरीज में, उसमें हमने क्या किया, पहले उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, एस्पेक्ट्स, प्रिंसिपल्स, ये हमने अलग अलग यूनिट में कंटिन्यूटी में समझने की कोशिश की। सो वही क्या है कि आप कंटेंट को सिलेक्टेड, जो आपकी सिलेक्टेड यूनिट है उसको सुटेबल सब यूनिट्स में डिवाइड करेंगे और उसको अरेंज करेंगे जितने भी रिक्वायर्ड पीरियड्स आपको लग रहे हैं उस बेसिस पे। ब्रीफली राइट द एसेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सब यूनिट। अब आपकी जो सब यूनिट है, मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक लिया और उसकी 4 सब यूनिट बना ली और अब मुझे पता है कि मुझे डेली एक पीरियड में एक सब यूनिट जो है वो कवर करवानी है, ठीक है। सो 4 पीरियड हो गए। सो मैंने क्या किया, जो भी कंटेंट था मेरा उसको मैंने सब यूनिट्स में डिवाइड किया, 4 सब यूनिट्स में उसको अरेंज कर लिया कि मुझे 4 लेक्चर्स में या 4 पीरियड्स में पढ़ाना है। नेक्स्ट में क्या करूंगी कि जो शुरुआत की यूनिट है, यानी एक एक करके जो सब यूनिट है उनका जो है कंटेंट, उसकी एसेंस लिखेंगे, यानी एक्चुअल में आप समझाना क्या चाह रहे हैं उस कंटेंट से। सो आपको एक ब्रीफ पता होना चाहिए कि आप इस कंटेंट से ये जिस्ट समझाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा राइट अप्रोप्रिएट प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर द सब यूनिट। तो अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करके इसको समझने की कोशिश करेंगे आपके लेसन प्लान से जो आप बीएड में प्रिपेयर करते हैं, वही चीज यहाँ पे है कि अब आप क्या करेंगे, आपने जो सब यूनिट्स डिसाइड कर ली, उस सब यूनिट में वो सब यूनिट समझने के लिए क्या प्रीवियस नॉलेज की जरूरत है, ये आप प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, ठीक है। राइट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स टू बी सिलेक्टेड फॉर द सब यूनिट। अब प्रीवियस नॉलेज इस सब यूनिट को समझने के लिए ये चाहिए है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि इस सब यूनिट के समझने के बाद बच्चे को क्या क्या समझ आ जाएगा, ठीक है। सो वो क्या है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप लिखेंगे प्रॉपर तरीके से।
उसके बाद है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रैटेजी। अब आपको वो सब यूनिट समझाने के लिए एक पर्टिकुलर टीचिंग स्ट्रैटेजी जो है, यानी किस तरीके से आप इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो आपको जो है समझने की है, वो लिखने की जो है सिलेक्ट करने की जरूरत है। जैसे कि राइट द नेम ऑफ द मेथड अप्लाइड, इसमें आप लिखेंगे कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ खड़े होकर पढ़ाना है या कोई फैक्चुअल टॉपिक है, सो आप लेक्चर मेथड यूज कर सकते हैं। सो जो, या फिर आपको डिस्कशन मेथड यूज करना है किसी टॉपिक में, या एक्सपेरिमेंटेशन का कोई मेथड यूज करना है, सो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर आप टीचिंग एड्स क्या क्या चाहिए उसके लिए, जैसे आपको ब्लैक बोर्ड चाहिए, चौक चाहिए, और उससे आप जो है समझा पाएंगे बच्चों को, या फिर आपको प्रोजेक्टर चाहिए ताकि आप विजुअली दिखा पाएं कोई चीजें। सो आप मेंशन करेंगे कि क्या क्या टीचिंग एड्स आपको चाहिए, जैसे कि ये टॉपिक पढ़ाने के लिए मुझे पावर पॉइंट चाहिए, लैपटॉप चाहिए, तभी तो मैं समझा पाऊंगी ना, तभी तो पीपीटी रेडी होगी। सो वो टीचिंग एड्स में जो है इनकी जो आप लिखेंगे, जो आपको जरूरत होगी वो आप मेंशन करेंगे। ब्रीफली इलस्ट्रेट द नेसेसरी डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन रिक्वायर्ड। अब आप ब्रीफली लिखेंगे कि किस तरीके का जो डेमोन्स्ट्रेशन है या एक्सपेरिमेंटेशन है वो इस सब यूनिट को समझाने के लिए चाहिए है। सो वो भी आप यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। मेंशन द नेसेसरी बोर्ड वर्क रिक्वायर्ड, कि बोर्ड पे आप कितना समझाएंगे। जो बोर्ड वर्क है, मान लीजिए आप कोई डायग्राम ड्रॉ या आई का स्ट्रक्चर समझाना चाह रहे हैं बच्चों को, सो वो ड्रॉ करना पड़ेगा बोर्ड पे। सो वो बोर्ड वर्क जो है क्या क्या, ऑब्वियसली स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, या फिर आपको चार्ट दिखाने पड़ेंगे। सो वो बोर्ड वर्क या जो भी चार्ट का वर्क है जो आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। राइट प्रोबिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सब यूनिट एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट आंसर्स फॉर देम। अब उस जो यूनिट आपने समझा दी उसके बाद किस तरीके के क्वेश्चंस उससे बन सकते हैं और उसकी कैसे कैसे आप आंसर दे सकते हैं वो आप मेंशन करेंगे। प्रिपेयर अ वर्कशीट फॉर द सब यूनिट। अब जो है आप फाइनली एक वर्कशीट प्रिपेयर करेंगे कि इस तरीके से आप इस सब यूनिट को समझाने वाले हैं। आई होप इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट है आप सुटेबल एग्जाम्पल्स या इलिस्ट्रेट करके या डेमोन्स्ट्रेट करके या एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हैं जहां पे भी पॉसिबिलिटी है। सो वो सब यूनिट को आप अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। प्रिपेयर अ टेबल फॉर ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर द सब यूनिट। Write at least 6 criteria reference test items each with specific criteria of the subunit. ये बहुत सारे क्राइटेरिया रेफरेंस होते हैं और नॉर्म रेफरेंस, सो वो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। बेसिकली आप एक टेबल प्रिपेयर करेंगे जिसमें कि आप बताएंगे कि आपने जो है वो, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, स्पेसिफिकेशन जो है सब यूनिट की कि क्या जरूरी है। जैसे अगर आपने फोकस किया हो तो एनसीईआरटी के लास्ट में समरी से जस्ट ऊपर एक बॉक्स बना होता है जिसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सिर्फ टर्म्स वो लिखी होती है, वो मेंशन होती है। सो आप एक टेबल प्रिपेयर करेंगे उस सब यूनिट की स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड। सो ये हो गए हमारी साथ की साथ स्टेजेस जो पेडागोजिकल एनालिसिस करने में हमारी हेल्प करते हैं सिस्टमैटिकली और लॉजिकली। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।